हेलो बच्चों, तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज हम केमिस्ट्री का जो तीसरा लेक्चर है, जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इसका जो हम तीसरा लेक्चर आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़रा बता दें कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं, और जो भी आपके दोस्त उन लोगों को भी लाइव में लेके आओ यार, पढ़ते हैं आज मज़े से। ठीक है, तो आवाज़ बताओ जरा क्लियर है कि नहीं। हाँ, आवाज़ क्लियर है। चलो, हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज अपना ब्यूटीफुल चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 2 लेक्चर इस पे ले लिया है। ठीक है, आज इस पे हम तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ा है, चेंजेस के बारे में पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, सब मैंने बताया। अब उसके कुछ टाइप थे जिसको मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यार इसके कुछ मतलब और भी जो इसके टाइप बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हम कवर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमारा मतलब जो आज हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स टाइप, इसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट बस, गिव मी सम टाइम। तो आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है, एंड इट्स टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रकार है जिसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसको हम आराम से समझते हैं, फिर आगे इसके टाइप के बारे में समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यार, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही एक प्रकार है, वेयर जहां वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। ठीक है, इसको आराम से समझेंगे, किसी केमिकल इक्वेशन को जो हम लेंगे वहां पे आराम से इसको समझेंगे। ठीक है, इट ऑकर्स व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ऐसा होता है यार जहां पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा उस कंपाउंड से, फिर यहाँ पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर इसको देखा जाए तो आप किसी कंपटीशन, जैसे मानो आप क्या हो, अभी अपने क्लास के टॉपर हो। ठीक है, आप अभी अपने क्लास के टॉपर हो और उसी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जो आपसे ज्यादा जानता है, और वो क्या करता है, आपसे ज्यादा जानता है, उसमें आपसे ज्यादा क्षमता है, तो क्या करेगा, अगले टेस्ट में आपको फेल कर देगा, मतलब फेल कर देंगे इन द सेंस कि वो टॉप आ जाएगा और आप उसके नीचे आ जाओगे, सेकंड थर्ड कुछ भी आ सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड क्या किया, सामने वाले व्यक्ति का क्या औकात है, उसका उसका मतलब कितना उसका बोल सकते हैं कि क्षमता है आपको हटाने का, आपसे ज्यादा है कम है। वैसे यहाँ पे भी होता है, एक एलिमेंट है जिसका क्षमता दूसरे एलिमेंट से ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है इसको हटा देगा यहाँ से और इसके जगह पे खुद आ जाएगा, इसको वहां से हटा देगा। ठीक है, जैसा ही कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आया रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ए और बी 2 एलिमेंट है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। ठीक है, हाँ तो अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई यार कि हमारे इधर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आज हम लाइव नहीं आ पाएंगे, आज आप लोग लाइव में नहीं मेरे से पढ़ पाएंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम क्या थे, हम थे यार कि ए और बी 2 एलिमेंट है, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। तो इसी के लिए एक सीरीज है, ठीक है, जिसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और उतना ही आप लोगों को पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ ध्यान में दिमाग लगाना नहीं, उतना ही पढ़ना है। और अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको जितना भी इक्वेशन आएगा उसमें इतना ही रहेगा।
तो हमारे पास एक सीरीज है, उसको हम अगर देख लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन एलिमेंट जो होगा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो सीरीज पे आते हैं। हमारा सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अब देखो यार, आप हो, आपका एक दोस्त है, आप लोगों ने प्लान बनाया गोवा घूमने जाने का। आपके दोस्त के पास एक कार है जिसको हम अल्टो बोलते हैं, छोटा सा कार है, लेकिन आप लोगों के चलो यार सपने भरे हैं। ठीक है, सपने आप लोगों के भरे हैं तो चलो कार तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को गोवा जाना है तो गोवा जाना है। तो आपने अपने दोस्त से बोला कि यार तेरे पास जो कार है उसी से हम लोग चलते हैं गोवा, क्या दिक्कत है, आराम से तेल वेल डला लेंगे और उसी से चलेंगे। आपका दोस्त क्या बोलते हैं आप सुनो। ठीक है, कोई ना कार मांगो अल्टो। ठीक है, आपका दोस्त बोलता है कोई ना कार मांगो अल्टो, जान फिर लेकर भागना होगा। ठीक है, हमें कॉपर मरकरी सिल्वर आएंगे पीटने। ठीक है, अब समझते हैं कौन कौन एलिमेंट है। ये आप लोग अगर याद कर लोगे तो आप लोग आराम से एलिमेंट को भी याद कर लोगे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, ये जो मैंने लिखवाया बस आप इसको ध्यान में रख लो, इतना ही। ये याद कर लिया आप लोग, जो भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है इसको याद कर लिए। कोई ना कार मांगो अल्टो, जान फिर लेकर भागना होगा है। अब अपने पापा से जाके बोला कि पापा हम लोग, मैं हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोगों को जाना है गोवा घूमने, तो अल्टो कार हमें दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे घूमने आराम से। तो पापा तो मानेंगे ही ना भाई, पढ़ने लिखने की उम्र है यार, गोवा घूमने जा रहे हो तो पापा तो मारेंगे ही। तो जान लेके भागना पड़ेगा, तो जान फिर लेकर भागना होगा हमें। ठीक है, कॉपर मरकरी और सिल्वर। ठीक है, तो ये लोग क्या है, मान लो पापा के दोस्त हैं या पापा के भाई है, तो कॉपर मरकरी और सिल्वर जो है पापा के भाई है, आएंगे आपको पीटने, पापा के साथ वो भी आएंगे पीटने। ठीक है, तो अब समझते हैं कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे। इसको याद कर लोगे तो आप लोग एलिमेंट को भी याद कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो कोई ना कार मांगो अल्टो। ठीक है, कोई ना कार मांगो अल्टो, जान फिर लेकर भागना होगा हमें कॉपर मरकरी सिल्वर आएंगे पीटने। ठीक है, कोई ना कार मांगो अल्टो, जान फिर लेकर भागना होगा हमें कॉपर मरकरी सिल्वर आएंगे पीटने। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम सोडियम। मैंने बताया था 30 जितना भी है 30 एटॉमिक नंबर 30 तक आप लोगों को याद कर लेना है, आप लोगों को 33 में उतना ही काम आने वाला है। ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, लीड बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन बोलते हैं, और यहाँ पे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। लेकिन 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 यहाँ पे तो यार मेटल्स का बात हो रहा है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम जितने भी है यहाँ पे सारे मेटल्स है। लेकिन आप हाइड्रोजन को देखो, इस छुपे रुस्तम को यहाँ पे छुपा हुआ है, ये तो नॉन मेटल है, तो इसको हम लोग मेटल के सीरीज में कैसे रख दिए भाई। देखो अब समझते हैं यार मेटल और नॉन मेटल आखिर होता क्या है। ठीक है, अपने पेन का हम लोग कलर चेंज करते हैं। ठीक है, आराम से समझते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मोटा करते हैं, तब मजा आएगा लिखने में। चलो यार, ठीक है, तो मेटल क्या होता है यार, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता हो, या जिसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने में मजा है, वही मेटल होता है। नॉन मेटल क्या होता है यार, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा हो। मेटल क्या करता है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को लूज करना। नॉन मेटल का क्या नेचर है, इसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर है। अब हाइड्रोजन क्या करता है यार, ये घर का भेदी है, दोनों तरफ का जो बात करता है घर का भेदी, वही है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है,
और इसके साथ साथ तीसरा घर से भी झगड़ा लगा देगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करता है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे यार क्या करना चाहिए था, पहले एक बेसिक लेके आना चाहिए था कि क्या क्या आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में जानना जरूरी है। लेकिन कोई नहीं यार, उसको हम अगले चैप्टर शुरू करने से पहले उसी को क्लियर कर लेंगे, ताकि अगला चैप्टर आप लोग स्मूथली दे। और आई थिंक इस चैप्टर को मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यही है। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करता है। तो ये क्या करता है, मेटेलिक नेचर भी है इसमें, नॉन मेटेलिक नेचर भी है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल के सीरीज में क्यों आया। तो ये आप लोगों को याद कर लेंगे, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह पे आ जाएगा खुद। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आप हो और आपका दोस्त है, और वो भूल चूक से गर्लफ्रेंड बना लिया। ठीक है, लेकिन आप क्या हो यार, इससे ज्यादा हैंडसम, तो हो सकता है आप क्या करो, इससे जाकर दोस्ती कर लो, और फिर ये जो अपना अलग हो जाए, मान के इसका KLM कुछ नाम रखते हैं, तो ये अपना बाद में अलग हो जाए, और आप जो हो आप आराम से M के साथ मौज कर रहे होगे। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे भी होता है। ये ज्यादा हैंडसम था इससे, तो क्या कर लिया, इससे लड़की से जाकर दोस्ती कर लिया, फिर ये दोनों दोस्त हो गए और ये अकेला हो गया। पहले ये दोनों दोस्त थे, लेकिन ये चूंकि ज्यादा हैंडसम था, तो जाके चुपके से दोस्ती कर लिया, इसको अलग कर दिया, और ये दोनों दोस्त हो गए। वैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देता है, उसको जगह खुद ले लेता है। जिसके साथ वो रह रहा हो तो उसके साथ वो खुद रहने चला जाता है। इसका यार कुछ टाइप है, ठीक है, कुछ टाइप है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा होता है आपका मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा होता है आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं, जो भी कुछ यहाँ पे दिया गया है इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, ये तो हमारा रेडियो एक्टिविटी सीरीज हुआ। ठीक है, मेटल मेटल के बारे में पढ़ने वाले। एक काम करते हैं, हमारे पास पेज नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेज को ऐड करना पड़ेगा। तो हियर वी गो, एडिंग अ पेज। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा ये था, चलो यार सही है, सही है यहाँ पे। और इसके बाद हमें आना है अपने काम पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का कुछ एग्जांपल, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से समझ लें और मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट को भी आसानी से समझ लें। तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं वो क्या यार, आयरन सॉलिड स्टेट में CuSO4 से रिएक्ट करता है, जो कि एक्वासिस में है, एक्वास सॉल्यूशन है, और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि एक्वासिस होगा, और प्लस Cu सॉलिड बनाता है। अब समझते हैं, यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले चीज, कोई भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड है, इसका कैटायनिक मतलब इसका जो होगा कैटायन नेचर का होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी आते हैं उन पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार का चार्ज होता है। और आप लोगों को मालूम कैसे होगा, तो देखो यार, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझना है, कुछ एक होता है ना कि इस तरीके से हमको इस रास्ते पे जाना है, एक हिंट मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग आराम से समझ सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसको हम रहने देते हैं। चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट में। हाँ, तो
हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मेटल है और कॉपर भी मेटल है। मैंने आपको इसके पहले बताया था कुछ मेटल्स के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है, तो उसको आप एक बार कॉपी पलट के देख लेना, ठीक है। वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा कि मैंने इसके और इसके बारे में लिखवाया था, कितना ही मेटल के आप लोगों को क्लास 10 में यूज होने वाला है, इसको याद कर लेना। तो आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। अब हम यहाँ पे अपने रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, तो देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। तो आयरन जो होता है, अब यहाँ पे मैंने एक जो होता है आप लोगों को मिस कर गए, मतलब यहाँ पे मिस कर गए हम लोग कि जैसे जैसे मतलब हम लेफ्ट से राइट, अगर इसको हम लाइन से लिखते, पोटेशियम से लेके कहाँ तक, प्लेटिनम तक, जो भी यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है आपका एलिमेंट, ठीक है। तो हम लेफ्ट से राइट जाते तो हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपका आयरन है और यहाँ पे कॉपर है, तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, आयरन का ज्यादा है, क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर के पहले आ रहा है, ठीक है। तो आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो आयरन का जो है रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो आयरन क्या करेगा यार, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, क्योंकि इसका औकात जो है ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या क्या यहाँ पे SO4 को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फिर SO4 के साथ आ गया। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तो आयरन एक यहाँ पे भी SO4 एक, SO4 कॉपर कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी था केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तो यही से हम समझ सकते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और इस जगह मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि मेटल ने क्या किया, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है जिंक आयरन सल्फेट FeSO4 रिएक्ट करके ZnO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ पे जो तुम्हारा आयरन बनाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं यार, अब देखो मेटल अभी नॉन मेटल नहीं है, इन नॉन मेटल के जैसा नेचर रखते हैं, क्योंकि इस जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का क्षमता है, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का गेन करने का क्षमता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए जो होता है SO4 आपका हो गया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, तो इसलिए इसको मेटल बोलेंगे, इसको नॉन मेटल बोलेंगे। अब यहाँ पे जो दो मेटल्स हैं, इन दोनों में हमको देखना पड़ेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एक बार अपने रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं, तो Zn और Fe, ठीक है, Zn और Fe में जो हमारा Zn जो होता है ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इस सीरीज में, तो हमारा रिएक्टिविटी जो होता है डिक्रीज होता है, और इस सेंस में देखा जाता है हमारा आयरन का रिएक्टिविटी कम है जिंक से, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे आते हैं। तो इसका रिएक्टिविटी जो होता है, जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है आयरन से, तो जिंक क्या कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसके जगह पे आ गया जिंक और आयरन को कर दिया अलग। हमारा केमिकल इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बैलेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं इससे, ताकि आप लोगों को पूरा तरीके से क्लियर हो जाए आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेके आते हैं अपना, इसको हम बोलते हैं लीड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीड। रिएक्ट करता है CuCl2 से, जो कि एक्वासेस में है, यहाँ से बनाता है तुम्हारा PbCl2 एक्वासेस और कॉपर, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है, मेटल मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटल है और मेटल है। Pb जो होता है Cu, अब इसमें देखते हैं हम अपने रिएक्टिविटी सीरीज, अब हाँ Pb और Cu ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Pb है। Pb का रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू Cu, तो Pb क्या करेगा यार, Cu को जो लीड होगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके कुछ इस प्रकार से PbCl2 कंपाउंड बना लेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका एक टाइप हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। इसका हम लोग दूसरा टाइप भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक मिनट।
इसका हम लोग दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं अब, नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले मेटल नॉन मेटल। एग्जांपल लेते, एग्जांपल समझते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ रहे हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जो इसका टाइप है उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है आपका, एक मिनट, ठीक है। जिंक जो है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया और यहाँ पे ZnCl2 बना, और ये जो होता है आपका एक्वासिस हुआ, प्लस यहाँ पे जो हुआ H2 हुआ और एक गैस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब हम समझते हैं मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। मेटल है, HCl में हाइड्रोजन मेटल भी होता है नॉन मेटल भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको नॉन मेटल बोलते हैं। मेटल मेटल भी बोल सकते हैं। अगर जिंक और इसमें देखते हैं, एक मिनट, जिंक और हाइड्रोजन में जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मेटल से भी समझ, लेकिन इसको नॉन मेटल का एक बेस्ट एग्जांपल हो गया ही। तो रिएक्टिविटी में देखो ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है इसका, तो क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ZnCl2 कंपाउंड बना लेगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो क्या मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, मेटल क्या करता है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब हमारा ए क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसको समझते हैं। A double displacement reaction is a type of chemical reaction। ये भी क्या केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है, where the पॉजिटिव आयन कैटायन जिसको बोलते हैं एंड नेगेटिव आयन जिसको एनायन बोलते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड का, ठीक है, स्विच प्लेसेस, एक दूसरे से बदल जाते हैं, ठीक है। समझेंगे कैसे। फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स इन दिस रिएक्शन, द रिएक्टेंट आर टिपिकली टू आयनिक कंपाउंड्स। जो रिएक्टेंट होंगे वो दो आयनिक कंपाउंड ही होंगे, दो आयनिक कंपाउंड ही रिएक्ट कर रहे होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में, ठीक है। और डिजॉल्व हो गए, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर और इन सॉल्वेंट दैट फैसिलिटेट्स आयोनाइजेशन, ठीक है। द जनरल फॉर्म, अब कुछ जनरल फॉर्म है इसका, एक बार इसको हम जनरल फॉर्म को आराम से समझते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ पे क्या है यार, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका पॉजिटिव होगा नेचर, इसका नेगेटिव होगा, वैसे ही इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नेचर होगा, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, वैसे कुछ इसका पॉजिटिव और कुछ इसका नेगेटिव। तो अब क्या करेगा यार, जो पॉजिटिव होगा इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा और एडी बना लेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करके CD बना लेगा। और ऐसा ही जो होता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, ठीक है। आगे क्या लिखे उसको हम समझते हैं। वेयर A and C आर कैटायंस, A और C क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव। एंड B and D are anion, the cation and anion swap partners to form a new compound। आपस में जो क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, कैटायन और एनायन जो क्या आपस में रिएक्ट करके पार्टनर अपने एक ग्रुप बना लेते हैं दोनों, ठीक है। और जो होता है इसे इस प्रकार से अपने रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर। एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जब क्या करता है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। क्लियर है, हाँ। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं कि वो कैसा है। तो Ag जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और NO3 माइनस होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और Na पे पॉजिटिव होता है, कैटायन होता है, और ये जो होता है एनायन होता है। तो कैटायन जो होगा इस एनायन से रिएक्ट कर लिया था, Ag किससे रिएक्ट कर Cl, तो AgCl बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे कैटायन एनायन आपस में रिएक्ट करके NaNO3 बना लिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे रिएक्शन हुआ, और इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें क्या करना होगा यार, अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे ताकि हम क्लियर कर पाए आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल लेते हैं BaCl2, ठीक है, BaCl2 एक्वासेस Na2SO4 एक्वासेस BaSO4 प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2NaCl, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कैटायन है, ये आपका एनायन है, ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, तो ये कैटायन इस एनायन से रिएक्ट कर लेगा, तो BaSO4 बना लिया, और एक कैटायन जो होगा इस एनायन से रिएक्ट कर लेगा, तो 2NaCl बना लिया, और यही जो होता है आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक बात और, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप होता है। अब यहाँ पे देखो BaSO पर क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है। तो किसी भी, जैसे यहाँ पे इस प्रकार का रिएक्शन में जब भी क्या होता है, दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक प्रेसिपिटेट अगर वहां पे बनेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। When two ionic compound react and form and after reaction precipitate is formed, then this reaction is called precipitation reaction। इसी रिएक्शन को हम precipitation reaction बोलते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल हमने पहले देख लिया, ठीक है। प्रेसिपिटेशन एग्जांपल यहाँ पे हमने देख लिया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो सीधे से बात है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यही जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम ऐसे ही समझते हैं कि इस प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है। क्या होता है, पहले दो आयनिक कंपाउंड, आयनिक मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक कंपाउंड में, जैसे पॉजिटिव चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके, तो वहाँ जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या करता है, एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है, और दूसरे कंपाउंड का कैटायन पहले कंपाउंड के एनायन से रिएक्ट करके यहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड बना लेता है। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा प्रेसिपिटेशन भी आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्या है, समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसी प्रकार जब भी क्या होता है, जब भी आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब वहां पे जब आपका वाटर बन जाता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, एक मिनट रुकना यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, अ रिएक्शन इन विच reduction and oxidation both occurs, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ, both occurs, ठीक है, दोनों होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आखिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, आप समझते हैं यार, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीधा सा समझो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुकना यार, आई थिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ पर थे यार, हम तो ऑक्सीडेशन पे और हम थे रिडक्शन पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है यार, ऑक्सीडेशन होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस अभी इतना ही समझो, बाकी केमिकल इक्वेशन में इसका पूरा अच्छे से समझाना होगा, समझाऊंगा मैं आप लोगों को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, और यहाँ पे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और रिडक्शन क्या होता है इसी का उल्टा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है तो हम बोलेंगे रिडक्शन। और वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन जो होता है ऐड हो रहा है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके पूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिनट यार। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा CuO(Zn) gives Cu+Zno। अब यहाँ पर क्या हुआ यार, देखो रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जिसके लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हो गए, जितने भी कंपाउंड हो गए, उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, कॉपर यहाँ से यहाँ गया, क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वो भी किसके रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, CuO का जो होता है रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम Zn, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या समझोगे आप, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से हम क्या समझो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। समझे, कॉपर से क्या हुआ, जब यहाँ पे कॉपर गया, देखो यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, तो जब यहाँ से यहाँ कॉपर आया तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को ही हम बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, CuO का। और यहाँ पे जो जिंक है, जिंक से जब Zn हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, MnO2 +4 HCl gives MnCl2 +2 H2। इससे आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। देखो यहाँ से मैंगनीज है, मैंगनीज यहाँ से यहाँ गया, अब देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्लोरीन से कोई मतलब नहीं रखना है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ यहाँ से यहाँ, जब मैंगनीज गया तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे HCl यहाँ से हमारा यहाँ गया। ठीक है, Cl यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक दो टर्म इसमें और होती है, बस यही इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इतना ही कुछ पढ़ाया जाता है, शायद आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसमें एक दो बातें और ध्यान में रखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं।
ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अब देखो यार, यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन, किसका हो रहा है रिडक्शन? MnO2 का हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, मैंगनीज का रिडक्शन, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो, जब रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट, ठीक है। तो भी मैंने बताया यार, रिडक्शन हो रहा है MnO2 को, तो MnO2 को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे कि हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना ही है इसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में इतना ही पढ़ना है। और आज के लिए यार हम इतना ही रखते हैं, जितना भी रिएक्शन था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इतना ही रिएक्शन में इतना ही पढ़ना है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास में आने के लिए, इतने देर तक टिके रहने के लिए शुक्रिया। और अगले लेक्चर का वेट करना, पीछे का जितना भी होगा उसको रिवाइज करके आना, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आगे वाला कुछ क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टूडेंट लाइफ। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आप चाहे मैथ पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो आप उस सब्जेक्ट पे अपना पकड़ नहीं बना पाओगे, आप उस सब्जेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, उस सब्जेक्ट को उतना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए जितना भी पीछे मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच, बाय।